हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में, जिसे ग्राउंड नट भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मूंगफली की क्या विशेषताएं होती हैं और उसकी खेती कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले मूंगफली के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो मूंगफली का वानस्पतिक नाम की बात करें तो जो है मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है अरेकस हाइपोजिया। क्या होता है? अरेकस हाइपोजिया। और इसके कुल की बात करें तो कुल जो है लेगुमिनेसी या फिर फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखिए, मूंगफली जो होती है, मूंगफली का जो बोटेनिकल नेम की बात करें या फिर जिसे वानस्पतिक नाम कहते हैं, उसे कहते हैं अरेकस हाइपोजिया। क्या कहते हैं? अरेकस हाइपोजिया। कुल या फिर फैमिली की बात करें तो ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर लेगुमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। उसे फैबेसी फैमिली भी कहा जाता है। गुणसूत्र की बात करें 2n बराबर 4x इंटू 40। ठीक है, 4x बराबर 40, यानी जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 40 होती है। परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें तो मूंगफली के 100 ग्राम दाने में, मूंगफली के 100 ग्राम दानों में लगभग 349 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप मूंगफली के 100 ग्राम, ठीक है, मूंगफली के 100 ग्राम दाने को खाते हैं, ठीक है, यूज में लेते हैं या खाते हैं, तो उसमें से लगभग 349 ग्राम, कितना? 349 कैलोरी, कितना? 349 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। कितना? 349 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए मूंगफली जो है प्रोटीन का एक अच्छा कंटेंट है। मूंगफली मतलब जो मूंगफली होती है उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है या प्रोटीन प्राप्त होती है। तो 100 ग्राम दाने का अगर सेवन कर रहे हैं तो उसमें लगभग 349 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और मूंगफली की खली की बात करें, जो मूंगफली की खली होती है, जैसे कि मूंगफली के दानों से अगर तेल निकाला जाए, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं जिसे खली कहते हैं, तो खली में 7 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 7 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें? मूंगफली की खली में। और फास्फोरस की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास, लगभग 1.5% के आसपास फास्फोरस और 1.5% के आसपास पोटास पाया जाता है। देखिए, मूंगफली की खली यानी कि जो मूंगफली के दाने होते हैं, उनसे जब तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचते हैं, खली जिसे कहते हैं, तो खली में जो मूंगफली की खली में लगभग जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 7 से 8% के आसपास होता है। और 1.5% फास्फोरस पाया जाता है और 1.5% के आसपास पोटास भी पाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में मूंगफली का कुल उत्पादन का 81% भाग जो है, भारत में जितनी भी मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, जो भी मूंगफली का उत्पादन होता है, लगभग उसका 81% भाग तेल निकालने के काम में आता है। कितना? लगभग 81% भाग तेल निकालने के काम में आता है। किसका? मूंगफली का। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 12% जो है बीज के रूप में और 6% खाद्य के रूप में और 1% निर्यात के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखिए, यहाँ पे फिर समझते हैं। मान लीजिए मूंगफली का जो उत्पादन है भारत में, जो उत्पादन है उसका 81% भाग, कितना? 81, ठीक है, 81% भाग जो है तेल निकालने के काम में आता है। किसके? तेल, उससे तेल प्राप्त की जाता है। और लगभग 12% की बात करें तो बीज के रूप में 12% जो है, बोने के बीज के रूप में लगभग 12% जो मूंगफली है उसका उपयोग बीज के रूप में किया जाता है। और 6%, मात्र 6%, ठीक है, कितना? मात्र 6% जो मूंगफली है उसे खाद्य को रूप में यानी खाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद अगर हम बात करें निर्यात की, ठीक है, निर्यात की, तो मात्र 1% निर्यात किया जाता है मूंगफली का। कितना? सिर्फ 1% मूंगफली का निर्यात किया जाता है भारत में। आगे हम बात करें उत्पत्ति एवं विवरण की, इसके कि मूंगफली की उत्पत्ति और इसका विवरण की क्या कहानी है। तो जो है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मूंगफली की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका के, ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील को माना जाता है। ब्राजील देश में मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के जो है ब्राजील देश में मूंगफली की उत्पत्ति मानी गई। और भारत में सबसे पहले अगर मूंगफली लाने का श्रेय है जिसका नाम आता है, तो भारत में मूंगफली लाने का जो सबसे पहले श्रेय दिया जाता है
सबसे पहले जिन्होंने लाया उनका नाम था श्रेय जेसु फादर। ठीक है, क्या नाम है उनका? श्रेय जेसु फादर, जिन्होंने सबसे पहले मूंगफली भारत में लाए। ठीक है, अब क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से मूंगफली का सभी तिलहन फसलों में प्रथम स्थान है। अगर भारत में बात करें तिलहनी फसलों में मूंगफली के उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मूंगफली का भारत में तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि तिलहनी फसलों का उत्पादन, कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रथम स्थान है वो है मूंगफली का तिलहनों में। मूंगफली के कुल क्षेत्रफल तथा उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है, देखिए मूंगफली के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, और उत्पादन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मूंगफली का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में गुजरात का प्रथम स्थान है। यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली बोई जाती है, उसका उत्पादन किया जाता है। मूंगफली की उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता तमिलनाडु में प्रथम स्थान है। अगर मूंगफली की उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में तमिलनाडु का जो है मूंगफली का प्रथम स्थान है। देखिए मूंगफली जो है क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, और उत्पादकता की बात करें मूंगफली की तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मूंगफली की उत्पादकता, जो तमिलनाडु का है प्रथम स्थान है मूंगफली की उत्पादकता में। वानस्पतिक विवरण की बात करें तो मूंगफली का जो वर्गीकरण है, मूंगफली को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीधे या गुच्छों में बढ़ने वाली किस्में। ठीक है, सीधे या फिर गुच्छों में बढ़ने वाली किस्में। इस जात के पौधे सीधे बढ़ते हैं और ये कम अवधि वाले, जल्दी तैयार होते हैं तथा अधिक उपज देने वाली किस्में होती हैं। ठीक है, देखिए मूंगफली की दो किस्में होती हैं। मूंगफली को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो सीधी और गुच्छों में बढ़ने वाली किस्म। किस प्रकार, कौन सी है? सीधी और गुच्छों में बढ़ने वाली किस्म। इस जात के पौधे क्या होते हैं? सीधे बढ़ते हैं और ये कम अवधि यानी कम समय में और जल्दी तैयार होते हैं और अधिक उपज देते हैं। ठीक है, जो किस्म दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है मूंगफली को। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है सीधी और गुच्छे वाली। जो गुच्छे वाली किस्म है जो है ये कम समय में तैयार होती है और अधिक उपज देती है। इसकी जो किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्में जैसे चित्रा हो गया, जवान, कौशल, कुबेर, विक्रम और किसान आदि कुछ ऐसी किस्में हैं जो सीधी गुच्छे में फैलने वाली किस्में हैं। आगे बात करेंगे भूमि पर समानांतर फैलने वाली किस्मों की। ठीक है, ये जो है जातियाँ भूमि पर फैल कर चलती हैं और ये किस्में जो हैं लंबी अवधि की होती हैं तथा देर से तैयार होती हैं। देखिए दो किस्मों की बात कर रहे हैं तो पहला जो है गुच्छे में सीधी, दूसरा भूमि में समानांतर फैलने वाली किस्में। अब ये किस्में जो हैं क्या होता है, इनका उत्पादन भी कम होता है एक तरह से, और उसके बाद लंबी अवधि की होती हैं और देर से तैयार होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ किस्में हैं जैसे कि चंद्रा हो गया, प्रकाश हो गया, अंबर हो गया। देखिए ये सवाल बनता है यहाँ पे क्वेश्चन कि जो मूंगफली की कौन सी ऐसी किस्में हैं जो देर में तैयार होती हैं और उन किस्मों का नाम बताइए। तो उसकी जो प्रमुख किस्में हैं चंद्रा, प्रकाश और अंबर। ठीक है, जलवायु की बात करें कि मूंगफली जो है किस प्रकार की जलवायु के लिए मूंगफली का उत्पादन जो है सबसे अच्छा होगा, कौन सी जलवायु में। तो मूंगफली की जलवायु के लिए जो है शीतोष्ण काटबंधी। देखिए मूंगफली जो है शीतोष्ण काटबंधी फसल है, लेकिन इसे समशीतोष्ण काटबंधी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। किस प्रकार की है मूंगफली? शीतोष्ण काटबंधी फसल है, लेकिन इसको जो है समशीतोष्ण काटबंधी जो है में भी आसानी से क्या किया जाता है, इसको उगाया जा सकता है। मूंगफली की फसल के वृद्धि के लिए तापमान की बात करें तो 21 से 30 के बीच का जो तापमान होता है, 21 से 30 सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो उपयुक्त होता है मूंगफली की बढ़ने के लिए। ठीक है, मूंगफली की वृद्धि के लिए। और फसल के लिए बात करें तो 150 से 125 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। अगर मूंगफली की खेती करनी है और वर्षा आधारित क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है जो वर्षा का जो अनुपात होना चाहिए वो
50 से 125 के जो है वार्षिक वर्षा जो होनी चाहिए वहाँ पे 50 से 125 के बीच में होनी चाहिए। और मूंगफली के वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के लिए जो तापमान, उचित तापमान होता है, औसतन तापमान होना चाहिए वो 21 से 30 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भूमि की कि किस प्रकार की भूमि में जो है मूंगफली की खेती करना उपयुक्त तो होता है, यानी किस प्रकार की जो भूमि होनी चाहिए, किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए जिसमें मूंगफली की खेती जो है आसानी से की जा सके और अच्छा उत्पादन जो है प्राप्त किया जा सके। तो इसकी खेती के लिए जो है हल्की बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है। किस प्रकार की, तो मूंगफली की खेती की बात कर रहे हैं तो मूंगफली की खेती के लिए हल्की बलुई दोमट, कौन सी, किस प्रकार की मिट्टी, हल्की बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है इसकी खेती के लिए। और कैल्शियम तथा जीवाश्म पदार्थ युक्त भूमि उपयुक्त होती है। देखिए कोई भी फसल है उसकी खेती करने के लिए जो है फसल के जो फसल है यानी पौधे जो हैं उनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो खेती के लिए जो है किसी भी फसल की तैयारी से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा खेत है, मिट्टी है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं मूंगफली की, तो मूंगफली की खेती की बात करें तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, मृदा है, वो है हल्की बलुई दोमट। किस प्रकार की, हल्की बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त तो रहती है। इसमें कैल्शियम तथा जीवाश्म पदार्थ युक्त भूमि भी इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त तो होती है। अगर बात करें पीएच मान की कि किस जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे कहा जाता है, जो भूमि के पीएच मान की बात करें तो मूंगफली की जो खेती के लिए पीएच मान की बात करें तो वो 5.5 से, ठीक है, 7.5 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.5 के बीच पीएच होना चाहिए भूमि का, जहाँ पे मूंगफली की खेती आसानी से और अच्छे से की जा सकती हो, ठीक है, की जा सकती है। अगर बुआई के समय की बात करें कि बुआई का समय, मूंगफली की बुआई के लिए उचित समय की बात करें, तो कोई भी फसल है उसकी बुआई के लिए हमें जो है उपयुक्त जलवायु और तापमान की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रख के ही हम फसलों की खेती करते हैं। तो बुआई के समय की बात करें तो खरीफ ऋतु में अगर मूंगफली की बुआई कर रहे हैं, किस ऋतु में, खरीफ ऋतु में मूंगफली की बुआई कर रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या करते हैं, जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जो है इसकी बुआई करनी चाहिए। जैसा कि ये खरीफ का सीज़न चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी अलग अलग महीने होते हैं जिनमें जो है अलग अलग फसलों की क्या होती है, बुआई की जाती है। तो खरीफ में जो है खरीफ ऋतु में अगर मूंगफली की बुआई कर रहे हैं तो जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर हम बीज दर की बात करें तो बीज दर की बात करें तो जो गुच्छे वाली होती हैं, जो गुच्छे वाली होती हैं या बंच टाइप जिसे कहते हैं, जो है बंच टाइप, वो अगर उस प्रजाति की हम खेती कर रहे हैं बंच टाइप जो है गुच्छे वाली, तो उसके लिए 100 से 120 किलोग्राम, कितना, 100 से 120 केजी, ठीक है, 100 से 100 इंटू 120 केजी पर हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, जो है गुच्छे वाली होती है। वहीं अगर फैलने वाली प्रजाति की बात करें तो जो फैलने वाली प्रजाति होती है उसके लिए, फैलने वाली प्रजाति के लिए 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। कितना, 80 से 100 किलोग्राम जो है किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है फैलने वाली किस्मों की। अगर जो गुच्छे वाली किस्में हैं उनका जो है बीज दर 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। तो दोनों जो किस्में हैं अलग अलग, फैलने वाली और गुच्छे वाली, उनमें जो है अलग अलग बीज दर की मात्रा है। जैसे कि जो गुच्छे वाली हैं 100 से 120 और फैलने वाली जो हैं उनसे 80 से 100 के बीच जो है किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बात करें गुच्छेदार किस्मों में सुसुप्ता अवस्था नहीं होती है। जो गुच्छेदार किस्में होती हैं उसमें क्या होता है, सुसुप्ता अवस्था नहीं होती है, पर भूमि पर फैलने वाली या फिर वर्जीनिया किस्में में सुसुप्ता अवस्था होती है। देखिए
जो गुच्छेदार होती हैं, गुच्छेदार किस्में होती है उसमें सुषुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है, और जो भूमि पर फैलने वाली होती है उसमें सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है। इससे शीघ्र बोने के लिए, जल्दी बोने के लिए इसमें इथाइलिन क्लोराइड हाइड्रीन से उपचारित करना चाहिए। देखिए, इसको जल्दी बोने के लिए इसको उपचारित करना चाहिए, इथाइलिन क्लोराइड्रीन से उपचारित करना चाहिए। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें, जो सीधी बढ़ने वाली किस्में हैं 30x15 रखनी चाहिए। कितना? 30x15। ठीक है, ये फैलने वाली किस्मों का जो है रेशियो होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 15, फैलने वाली बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, जो बीज की गहराई की बात कर रहे हैं, तो जो है बीज जो है लगभग ज़मीन में, ये सरफेस एरिया से लगभग जो है 5 से 7 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए। ठीक है, ज़मीन के अंदर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में बीज बोना चाहिए। बीज उपचार की बात करें, सफ़ेद गीडार जो इसमें रोग होता है, जो सफ़ेद गीडार लगता है, उसकी रोकथाम के लिए हमें 254 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। देखिए, सफ़ेद गीडार से बचने के लिए, सफ़ेद गीडार से बचने के लिए मूंगफली में जो सफ़ेद गीडार का प्रकोप होता है, उससे बचने के लिए हमें, उससे रोकथाम के लिए 254 मिलीलीटर क्या है, क्लोरोपाइरिफास, कौन सी दवा? क्लोरोपाइरिफास दवा लेते हैं, और उसको प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बीज जो बीज है उसको 254 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास से उपचारित करके बोते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बुआई की विधि की, कि कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हल के पीछे बुआई। ठीक है, हल के पीछे मूंगफली की बुआई करते हैं। मान लीजिए जो किसान है वो देसी हल का उपयोग कर रहा है, बैल का उपयोग कर रहा है, तो जो हल के पीछे जो कूंड बनता है उससे जो है, उसमें जो है बुआई कर सकते हैं, या फिर डिबलर विधि से, या फिर सीड प्लांटर विधि से मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। देखिए, मूंगफली की बुआई तीनों विधियों द्वारा कर सकते हैं, हल के पीछे, डिबलर विधि और सीड प्लांटर विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हम खाद एवं उर्वरक की, कि मूंगफली की जो है 1 हेक्टेयर में हमें मूंगफली की फसल की बुआई करनी है, तो उसके लिए हमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो जो है 110 किलोग्राम, 14 किलोग्राम और 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से जो है हमें एनपीके की आवश्यकता होती है, खाद एवं उर्वरक की। जुताई के समय की बात करें, जब खेत की तैयारी कर रहे हों, जुताई कर रहे हों खेत की, तो उसमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिला सकते हैं या मिलाई जाती है। ठीक है, जो गोबर की खाद होती है उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मृदा में पोषक तत्व को बढ़ाते हैं, और जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, उनको जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, वो आसानी से उपलब्ध होता है। तो खेत की जुताई के लिए जो है, खेत की जुताई के समय 10 से 12 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद जो है, 10 से 12 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद आवश्यक जो है मिलानी चाहिए खेत में। ठीक है, वैसे भी गोबर की जो खाद होती है वो सबसे जो है अच्छी खाद मानी जाती है, कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, आगे हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो मूंगफली की फसल की बुआई के बाद उसमें खरपतवार के नियंत्रण की बात करें, तो बुआई के लगभग 35 दिन तक खरपतवारों में वृद्धि अधिक होती है। क्या होता है, जैसे कि हमने फसल की बुआई की, उसके 35 दिन तक उसमें खरपतवारों के होता है वृद्धि अधिक होता है। और अनियंत्रित खरपतवारों से मूंगफली में 50 से 70% तक उपज में कमी हो सकती है। क्या हो सकता है, उपज में कमी हो सकती है। देखिए, जो खरपतवार होते हैं वो अधिक, जो उनका प्रकोप होता है लगभग बुआई से 35 दिन तक, और ये खरपतवार अगर अधिक मात्रा में हमारी फसलों में हो जाए, यानी मूंगफली की फसल में हो जाए, तो जो उपज होगी वो लगभग 50 से 70 के आसपास जो है उपज को प्रभावित कर सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ट्राइफ्यूरालिन 0.25 से 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले जो है खेत में मिला देना चाहिए, भूमि में मिला देना चाहिए। अंकुरण के बाद इमेजिथ्रिन 10% SL 50 से 70 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई से 5 से 25 दिन तक क्या करते हैं, छिड़काव करना चाहिए। आगे बात करें सिंचाई की, तो मूंगफली की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली जो सिंचाई होती है वो
पुष्पावस्था में। जब मूंगफली में जो पहली सिंचाई की बात करें तो जब मूंगफली में जो है पुष्प बनना शुरू हो जाए तो उस अवस्था में मूंगफली में जो है उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा है नस्से बनते समय यानी पेक बनते समय, जब मूंगफली के दाने बनना शुरू हो जाए, पोड यानी पेक बनना शुरू हो जाए उसमें, तब जो है दूसरे सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है पेग में जब फलियां भरने लगे तो फलियां भरते समय जो है उसकी जो है उसको पानी की आवश्यकता होती है। मूंगफली की फसल के लिए 50 से 75 मिलीमीटर जो है जल की आवश्यकता होती है मूंग की फसल को। आगे बात करें कीट नियंत्रण की तो उसमें जो है माहू कीट और सफ़ेद पग कीट जो प्रमुख है। रोग है पत्तियों का धब्बा रोग और गेरुआ रोग जो इसके प्रमुख रोग हैं। कटाई की बात करें तो मूंगफली की फसल जो है, मूंगफली की फसल 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर बात करें मूंगफली की जो फसल है वो बुआई से 125 से 150 दिन में तैयार हो जाती है और कटाई के समय जो फलियां होती हैं उसमें लगभग 40 से 50% तक नमी होनी चाहिए। जब फसल की कटाई कर रहे हों तो यह ध्यान रखें कि उसमें जो नमी परसेंट होता है वो 40 से 50 के बीच होना चाहिए। खुदाई के समय वर्षा होने पर भूमि में फलियां जो है फलियों में क्या करता है फफूंदी लग जाता है। अगर जब फलियां तैयार हो जाएं तो उस समय क्या अगर वर्षा हो जाए तो फलियों में फफूंदी लगती है, इससे बीज का रंग बदल जाता है और उसमें फिर अफ्लाटॉक्सिन यानी कड़वा जहरीला पदार्थ का रासायनिक स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए जो इसमें अफ्लाटॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ये जो एक रासायनिक जहरीला पदार्थ है, ये जहरीला पदार्थ जो है इसका जो स्तर बढ़ जाता है वो होता है नमी के कारण। जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, ज़मीन में जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो अफ्लाटॉक्सिन जो जहरीला पदार्थ होता है उसका रासायनिक स्तर काफ़ी बढ़ जाता है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। उपज एवं भंडारण की बात करें तो गुच्छेदार किस्मों की फलियों की उपज 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। जो गुच्छेदार फलियां होती हैं उनकी जो उपज होती है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। वहीं फैलने वाली किस्मों की बात करें तो जो फैलने वाली किस्में हैं अगर उसकी अच्छी तरीके से खेती की जाए तो जो 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है हमें फसल उत्पादन हो सकता है, फसल उपज जो है प्राप्त हो सकती है। उपज जो है लगभग फैलने वाली किस्मों में सबसे ज़्यादा उपज होता है जो 20 से 30 के बीच में होता है क्विंटल पर हेक्टेयर, और गुच्छेदार जो किस्में हैं उसमें 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होती है। तो साथियों हमने आज मूंगफली का सेशन कंप्लीट किया। मिलते हैं हम अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।